कि वही पीला गमछा, वही हल्दी में लिपटा हुआ चावल, वही प्रकृति, वही खेती किसानी, वही पेड़ पौधे, वही खेत खलिहान और वही गले लगाने और हृदय बड़ा करके अपनाने का जो पूरा का पूरा सभ्यता का संसार है आदिवासी समाज का। मुझे लगता है कि मैं पिछड़े समाज में भी इन्हीं चीजों को देखकर बड़ा हुआ, तो आज आपके बीच में आकर ऐसा लगता है कि अपने ही परिवार के किसी बहुत खास रिश्तेदारी में आया हूं। हम सब एक हैं, बस हमें किसी ने बांट दिया। आप पूरे ओबीसी समाज के कल्चर को देखिए। ओबीसी समाज में बहुत बड़ी आबादी जो अपने कल्चर को जब क्लेम करती है, उसका दावा करती है, तो वो भी पीले रंग से करती है। इस देश के तमाम जो खेती किसानी की कमेरा जातियां थीं, वो प्रकृति पूजक थी। उनके यहां बच्चा पैदा हो या कोई गुजर जाए, उनके यहां शादी का त्योहार मनाया जाए या कोई भी फसल कटने का उत्सव हो, हम सब प्रकृति को जीते थे। वही आपके कल्चर में भी है, वही प्रकृति, वही उनको देखना, वही पूजना और उसी प्रकृति को बचाए रखना। इस देश के ओबीसी को लगता ही नहीं कि आदिवासी से उनका कोई रिश्ता है, जबकि मैं जब करीब होकर देखता हूं और इस मंच पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सामने भी बैठे होंगे जो ओबीसी समाज से आते हैं। हम भी खेती किसानी करने वाली जातियां, हम भी हाथ से श्रम करने वाली जातियां, हम भी हस्तशिल्प कुटीर उद्योग की जातियां, हम भी पशुपालन की जातियां, हम भी प्रकृति से पैदा करने वाली जातियां, हम भी प्रकृति को पूजने वाली जातियां। और इन आदिवासी लोगों से हमारा रिश्ता अलग कैसे हो गया? क्योंकि जिसको राज करना था उसने हमको बांट दिया। किसी से उसकी पहचान छीनना या उसकी पहचान पर हमला करना, इससे बुरा उस पूरे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। और वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई में मैं शामिल होने यहां आया। ये दिन मनाना, ये उत्सव मनाना तब तक अधूरा माना जाएगा अगर हम यहां खड़े होकर मणिपुर में लड़ रहे अपने भाई बहनों के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो अगर आपको अपने नागरिक के हक अधिकार की लड़ाई के सामने चुप रहना चुना है, तो हमने भी अपने प्रधानमंत्री के सामने बगावती होना चुना है। और हम ये बगावत करते रहेंगे, क्योंकि ये अपमान हमें महसूस होता है कि जिस रात वो वीडियो वायरल हुई, उस रात हमें नींद नहीं आई। मुझे नहीं पता कि अपने करोड़ों रुपए के महल में, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर जब वापस पहुंचे होंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री को नींद आई होगी कि नहीं, ये हमें नहीं पता। मगर आपकी चुप्पी बताती है कि ये सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है। मणिपुर की आग आपने लगाई है, क्योंकि आप इस देश के आदिवासियों के ऊपर लगातार हमला करना चाहते हैं ताकि उनकी जमीन को किसी और के हाथों बेचा जा सके। इसलिए इस देश ने बहुत खराब प्रधानमंत्री देखे होंगे, बहुत खराब नेता देखे होंगे, मगर इतना झूठा कोई व्यक्ति इस देश की नुमाइंदगी करे, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। तमाम किसान, कामगार, कमेरा लोगों की जातियां हो, उनके बहुत सारे लोग हुक्मरान रहे, शासक रहे। और जब मैं याद करता हूं छत्तीसगढ़ की जमीन पर अपने पुरखे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सीधू कानू, तिलका मांझी से आगे बढ़ के वीर नारायण सिंह जी तक, तो लगता है कि एक विरासत है जो हमें यह बताती है कि हमारे पुरखे कितने हुनरमंद थे। राष्ट्र होने का मतलब क्या है भाई? राष्ट्र होने का मतलब साझा सुख और साझा दुख। अगर कश्मीर को दर्द हो और कन्याकुमारी को आंसू न बहे, अगर मणिपुर में आग लगे और गुजरात में उसकी हलचल न पैदा हो, अगर बस्तर में कोई आदिवासी मारा जाए तो कोई झारखंड का व्यक्ति रोए ना, अगर दिल्ली में कोई किसान लड़े तो कोई रायपुर का व्यक्ति खड़ा ना हो जाए, अगर ये रिश्ता नहीं बना तो माफ करिए, हम सब कुछ हैं मगर आज भी एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। हम बिखरे हुए देश हैं। और इसीलिए साहब, हम लड़े तो आप चुप रहे, आप लड़े तो हम चुप रहे हैं। इसलिए बारी बारी सारे मारे जा रहे हैं। संविधान से ऊपर कोई हो सकता है क्या इस देश में? कोई किताब इतनी बड़ी होगी क्या वो संविधान से ऊपर हो? और संविधान कहता है कि इस देश का सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अगर मंदिर में नहीं जाने दिया तो बताओ राष्ट्रपति हिंदू थे कि नहीं? और अगर राष्ट्रपति हिंदू नहीं, एक दलित थे, तो माफ करो, तुम्हारे हिंदू की पहचान में इस देश के SC ST OBC नहीं है। इसलिए हमें झूठा हिंदू बनाना बंद कर दो।
भाषण कराया। बताओ, इस देश के राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या? और अगर राष्ट्रपति को तुम हिंदू नहीं मानते और उनके जाने से तुम्हारा मंदिर अपवित्र हो गया, तो आए मेरे कमेरा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, ऐसे मंदिर में जाना बंद कर दो, केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाओ, वहीं से मुक्ति मिलेगी और वहीं से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और अगर कोई भगवान खुदा होता तो ऐसे जालिमों के सामने खड़ा हो जाता और कहता कि तुम इंसान इंसान में फर्क क्यों कर रहे हो, मगर वो नहीं है। मणिपुर जलता हुआ जो खामोश देखे, मध्य प्रदेश के अपने बच्चे के ऊपर पेशाब करता हुआ चुपचाप देखे, बस्तर के जंगलों में फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आदिवासियों को जो चुपचाप देखे, मुझे ऐसे किसी भी परम शक्ति पर भरोसा नहीं, मुझे इस मुल्क के 90% कमेरा आवाम पर भरोसा। मणिपुर हिंसा के खिलाफ, पेशा कानून लागू करने के विरोधियों के खिलाफ, वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ, जल जंगल जमीन छीनने वालों के खिलाफ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद करने वालों के खिलाफ, महंगाई लाने वालों के खिलाफ, बेरोजगारी लाने वालों के खिलाफ, हमारी खनिज संसाधन को अपने दोस्तों के हाथों बेच देने के खिलाफ, हमारी सरकारी जमीन और सरकारी हिस्सेदारी को लोगों के लुटा देने के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और एक नारा था ना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, और एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। और मैं तो आज कह के जा रहा हूं भाई, ओबीसी समाज के लोगों, मेरा एक गुजारिश करना, 100 साल पीछे का अपना परिवार जब देखोगे ना, तो आपको महसूस होगा कि जो आपकी संस्कृति थी वो आदिवासी संस्कृति ही तो थी, और हम और आप एक ही थे, और इसलिए आज एक ही हैं। बस हाथ के काम बदल गए, इसलिए हमारी पहचान बदल गई। हम भी हाथ से श्रम करने वाले, आप भी हाथ से श्रम करने वाले, हम भी प्रकृति को पूजने वाले, आप भी प्रकृति को पूजने वाले, हम भी आडंबर ढोंग ढकोसला किनारे करने वाले, और आप भी उसको किनारे करने वाले। बीच में किसी घुसपैठिए को मत आने दीजिएगा, अपनी पहचान से खिलवाड़ मत होने दीजिएगा। मेरी गुजारिश, मणिपुर की बहनें हमारा इंतजार कर रही होंगी कि हमारे लोग जो आज उनके कपड़े उतारे गए, हम तो कपड़े पहने हुए हैं और हमको पता है कि वहां गलत हो रहा है, फिर भी हम उत्सव मना रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला और जानकर खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज ने इस बार के 9 अगस्त को उत्सव की तरह नहीं, आक्रोश की तरह मनाने का फैसला किया है, और इस आक्रोश में मैं भी शामिल हूं और मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूं। हमारा आक्रोश रुकना नहीं चाहिए, हमारा आक्रोश तब तक कायम रहे जब तक संविधान को बदलने की बात करने वालों को हम सत्ता बदल करके बेदखल न कर दे, तब तक इस आक्रोश को झुकने मत दीजिएगा। भारत का संविधान बचा रहेगा। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जी और तमाम पुरखों की विरासत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत हमें मिली है। तो जिस सीढ़ी से हम चलकर आए वो तोड़ी जाएगी, तो दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं है तो हम उस गुनाह में शामिल हैं। चुपचाप कोई तमाशा नहीं देखा जा सकता। इसलिए मुझे बिरसा मुंडा के हाथ की उलगुलान वाली मशाल दिखाई दे रही है, मुझे जयपाल सिंह मुंडा की संविधान सभा में दी गई वो स्पीच दिखाई दे रही है, मुझे सीधू कानू कहीं से पुकारते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तिलका मांझी टंटिया मामा कहीं दिख रहे हैं, मुझे वीर नारायण सिंह जी कहीं पुकारते हुए दिख रहे हैं कि ऐ मेरे लोगों, कब तक खामोश होकर चुपचाप देखोगे? तुम्हारा संविधान बदलने की बात हो रही है, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तुम्हारा सब कुछ छीना जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, कब तक चुप बैठोगे? मैं अपने पुरखों से आंख में आंख मिलाकर आने वाले कल में कह दूंगा कि मैं उस समय चुप नहीं था, मैं आक्रोश रैली में शामिल था। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। विश्व आदिवासी दिवस समारोह इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब रायपुर में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और इस स्टेडियम में आए हुए प्रदेश के कोने कोने से अलग अलग इलाके से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, उलगुलान और जोहार है।
आज विश्व आदिवासी दिवस है। बाकी आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारे अलग अलग वजहों से मनाए जाते हैं। कई दिन ऐसे हैं जिसमें धरती बचाने का दिन है, पर्यावरण का दिन है, जल संकट, सब कुछ मिलाकर मनाया जाता है। लेकिन इंसान अलग अलग बटे हुए हैं। कोई देश को मनाता है, कोई अपने प्रदेश के ऊपर गौरव करता है। ये देश अलग है, अनूठा है, यहां कुछ लोग अपनी जाति को भी गौरव करते हैं और सब बंट करके अपनी अपनी पहचान को गोलबंद करते हैं। तो जब दुनिया बहुत सारे बंटवारे में बटी हुई हो, ऐसे वक्त में आप देखें कि आदिवासी शब्द को विश्व स्तर पर एकजुट करने के लिए आज का दिन चुना गया है कि दुनिया भर में आदिवासी पहचान के लोग एकजुट हैं और आज हम यहां खड़े होकर उस एकजुटता का उत्सव मना रहे हैं कि हम सब एक हैं। इसीलिए देखिए कि आज जोड़ने का एक दिन है, बाकी लोग तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी इस तरह के आयोजनों में आकर के किताबें पढ़कर, लोगों से मिलकर, सवालों को जानकर, रीति रिवाज को नजदीक से पहचान कर ऐसा महसूस होता है कि इस देश की, भारत देश के बहुत बड़ी आबादी है। किसी को जाति में बांटकर बड़ा करने का और किसी को छोटा करने का नियम बना दिया गया, लोग बढ़ते चले गए। लेकिन जब हम इन चीजों को बहुत करीब से देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मेरी जाति जो है, देखिए, किसान, कामगार, चरवाहा समाज, खेती किसानी की जुड़े हुए समाज से मैं आता हूं, जिसे भारत का संविधान बनने के बाद ओबीसी समाज में शामिल कर लिया गया। और आज हमें कहा जाता है कि भाई आप ओबीसी समाज के हैं और आदिवासी आपसे अलग हैं, दलित आपसे अलग हैं। बाकी थोड़े से लोग हैं वो तो दुनिया से ऊपर हैं क्योंकि वो उनके अवतार होते हैं, तो उन पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन जितने मेहनतकश लोग थे, जो हाथ से श्रम करते थे, उन सबको बांट दिया। लेकिन आज जब हम इस तरह के आयोजनों में आकर देखते हैं कि वही पीला गमछा, वही हल्दी में लिपटा हुआ चावल, वही प्रकृति, वही खेती किसानी, वही पेड़ पौधे, वही खेत खलिहान और वही गले लगाने और हृदय बड़ा करके अपनाने का जो पूरा का पूरा सभ्यता का संसार है आदिवासी समाज का, मुझे लगता है कि मैं पिछड़े समाज में भी इन्हीं चीजों को देखकर बड़ा हुआ। तो आज आपके बीच में आकर ऐसा लगता है कि अपने ही परिवार के किसी बहुत खास रिश्तेदारी में आया हूं। हम सब एक हैं, बस हमें किसी ने बांट दिया है। आप पूरे ओबीसी समाज के कल्चर को देखिए। ओबीसी समाज में बहुत बड़ी आबादी जो अपने कल्चर को जब क्लेम करती है, उसका दावा करती है, तो वो भी पीले रंग से करती है। उनका रंग एक है, हमारा रंग एक है, और वही खेत खलिहान है, वही जल जंगल जमीन है। सभ्यता में भी आप गौर करें, और मैं दावे से एक बात कह रहा हूं, हम जो खेती किसानी से जुड़े हुए, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई तमाम जातियों के लोग हैं इस देश में, उनके घर शादी होती थी तो कैसे होती थी? आज से हमने बुजुर्गों से पूछा कि 50 साल 100 साल पहले इस देश के तमाम जो खेती किसानी की कमेरा जातियां थीं वो प्रकृति पूजक थी। उनके यहां बच्चा पैदा हो या कोई गुजर जाए, उनके यहां शादी का त्योहार मनाया जाए या कोई भी फसल कटने का उत्सव हो, हम सब प्रकृति को जीते थे। वही आपके कल्चर में भी है, वही प्रकृति, वही उनको देखना, वही पूजना और उसी प्रकृति को बचाए रखना। लेकिन हम दोनों में एक फर्क आ गया, जो हमारे यहां ओबीसी घरों में थोड़ा जल्दी हो गया, वो आपके यहां देर से पहुंच रहा है।
आप कहते थे कि भाई ये अनाज, ये धरती, ये नदी नाले, ये पर्वत पहाड़, ये खेती किसानी, इन्हीं का एक रूप हमारा प्रकृति का है जिसे हम पूजते हैं। तो आपका रिश्ता सीधे उनसे था जिनको आप मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। वही रिश्ता हमारे यहां भी था। हमारे यहां फसल कटती थी या फसल पकती थी या फसल बोई जा रही है, उन सब के समय उत्सव मनाया जाता था, उनका त्योहार मनाया जाता था। मगर ऐसे ही अचानक बीच में धीरे धीरे साजिश के तहत हमारी प्रकृति और हमारे बीच में एक मीडिएटर बैठ गया जो कहता है कि अगर तुम्हें ऊपर उस अपने भगवान को पाना है, देवी देवता को पूजना है, हम उसके अवतार हैं, हमें चंदा दो, हमें दान दक्षिणा दो, हम उन तक पहुंचाएंगे। तो हमारे और आपके बीच में कोई आकर बैठ गया। और आदिवासी समाज के लोगों, छत्तीसगढ़ के लोगों, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आजकल वही लोग आपके और आपकी प्रकृति के बीच में घुसपैठ कर रहे हैं। वही लोग जो आपको आपकी पहचान छीन रहे हैं। वो कहते हैं कि आप हिंदू हैं, कोई कहता है कि आप ये हैं, कोई कहता है वनवासी हैं। मगर मैं जब इस तरह के सम्मेलनों में आता हूं तो अपनी कलम और किताब के जरिए और आप सबसे मिले मोहब्बत और प्यार के जरिए ये समझता हूं, किसी से उसकी पहचान छीनना या उसकी पहचान पर हमला करना, इससे बुरा उस पूरे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। और वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई में मैं शामिल होने यहां आया हूं। वो पहचान की लड़ाई है, वो हक अधिकार की लड़ाई है, वो लड़ाई जो सदियों से चली आ रही है। क्योंकि मैंने बार बार एक बात कहता हूं, भारत का 3 नक्शा बनाइए। एक नक्शे पर जल जंगल जमीन बनाइए, एक नक्शे पर खनिज संसाधन बनाइए और तीसरे नक्शे पर आदिवासी बनाइए। तीनों नक्शों को एक जगह रखिए, आप देखेंगे कि जहां जल जंगल जमीन है वहीं खनिज है, और जहां ये दोनों है वहीं आदिवासी है। यानी इन दोनों को बचाने वाले कोई हैं तो वो आदिवासी है। लेकिन बीच में कुछ लोग आए, दुनिया में जब राजा बहुत सारे होते थे, और मैं आदिवासी समाज की परंपरा पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं, क्या आपको नहीं पता आपका इतिहास कि आप यहां की शासक जातियां रही हैं, आपने यहां पर शासन किया है, आप यहां के हुक्मरान रहे हैं, आपके हाथों से इस दुनिया को रहने लायक बनाया गया है। फिर गुलाम किसने बनाया? क्या आपको नहीं लगता कि हम और आप गुलाम हैं? हम मानसिक गुलाम किसी और के हैं, पूंजी के गुलाम किसी और के हैं, शिक्षा के गुलाम किसी और के हैं। जल जंगल जमीन छीन लिया गया और अब हम मजदूरी के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे वक्त में आप सोचिए कि छीना कैसे गया। ओबीसी की भी तमाम जातियां हो या तमाम किसान कामगार कमेरा लोगों की जातियां हो, उनके बहुत सारे लोग हुक्मरान रहे, शासक रहे। और जब मैं याद करता हूं छत्तीसगढ़ की जमीन पर अपने पुरखे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सीधू कानू तिलका माझी से आगे बढ़ के वीर नारायण सिंह जी तक, तो लगता है कि एक विरासत है जो हमें यह बताती है कि हमारे पुरखे कितने हुनरमंद थे। तो उस समय जब जालिम तानाशाहों का शासन आने लगा, राजा बदल गए। एक राजा हुआ करते थे जो अपना खजाना जनता के लिए लुटा दिया करते थे। वो कहते थे कि ये प्रजा रहेगी तो मैं राजा रहूंगा, इसके दर्द में मेरा दर्द शामिल है। बाद में राजा होने का मतलब यह हो गया कि जितना शोषण कर सको उतना कर लो और राजा बन के अपनी ताकत बनाए रखो। तो राजा को कहा गया, एक व्यक्ति को दरबार में बिठाया गया और कहा गया कि ये व्यक्ति, ये हमारे दरबार में कौन है? ये पुरोहित हैं, बड़े हैं, ओहदेदार हैं, तो इनका काम क्या है? वो बताएंगे कि दुनिया की सच्चाई क्या है। तो दरबार में बैठकर उन्होंने दुनिया की सच्चाई क्या बताई पता है? उन्होंने कहा कि ये जो राजा है ये देवता का अवतार है। फिर राजा खुश, उसने उसके लिए कहा ये खुद देवता बनकर हमारे बीच में आए हैं। उन दोनों ने एक गठजोड़ बनाया, दोनों एक दूसरे को देवता बनाते गए और दोनों ने एक धर्म का धंधा शुरू किया, एक ने राजा का धंधा शुरू किया और इन दोनों ने प्रजा को गुलाम बनाया। आज भारत का संविधान इस देश में लागू है
और भारत का संविधान इस देश में हर गुलाम को गुलामी से मुक्ति दिलाता है। वो कहता है कि कोई मां के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, कोई प्रजा पैदा नहीं होगा, एक व्यक्ति एक वोट एक कीमत। और आज की देर तारीख में हम सब बराबर हैं, इसलिए हम नए भारत में जी रहे हैं जिसमें कोई किसी का अवतार नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। इसलिए आज का दिन ये कहने का है कि हम सब बराबर हैं। मगर अब आज का सवाल क्या है? हम बराबर हैं किस बात के? छत्तीसगढ़ अमीर राज्य के गरीब नागरिक गरीब हैं और राज्य अमीर है। जिस राज्य के अपने धरती में समाये हैं हीरे की खदानें, आयरन से लेके बॉक्साइट से लेकर के हर एक पहाड़ी, हर एक मिट्टी ऐसा लगता है कि सोना लिए हुए है। उसकी अपनी ताकत ऐसी है कि वो पूरे देश में बहुत बड़ी आबादी को बहुत कुछ सौंपती है। और इतने अमीर राज्य के नागरिक आज जिनकी आबादी इस राज्य में 97% बताई जा रही है, मुझे 97% आबादी। और आज आपका राज कहां है? आज आपके सवाल कहां हैं? और एक बात बताइए, अपने उद्बोधन के शुरुआत में ही मैं जिक्र करना चाहता हूं, आज आजादी के बाद जो 7.5% आदिवासी कौम थी वो 2011 की जनगणना में लगभग 9% होने वाली है। अगर आज कायदे से गिनती कर ली जाए तो इस देश की 10% से ज्यादा आबादी तो आदिवासी समाज की होगी। और ऐसे वक्त में जब आपकी इतनी बड़ी आबादी है, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, बताइए, आजाद भारत का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अमृत काल है, और उस अमृत काल में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी हमारे परिवार के सदस्य के ऊपर एक उच्च जाति का व्यक्ति पेशाब कर देता है और उसके बाद भी हम खामोश चुपचाप देख रहे हैं। यह अपमान अमृत काल में किसको मिला? आदिवासी होने को मिला। और उससे बढ़ के अपमान आज यहां पर हम खड़े हैं और विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। यह दिन मनाना, यह उत्सव मनाना तब तक अधूरा माना जाएगा अगर हम यहां खड़े होकर मणिपुर में लड़ रहे अपने भाई बहनों के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो छत्तीसगढ़ से एक पैगाम जाना चाहिए। आप कल्पना करके देखिए, एक समय जब प्रजा नंगी रहती थी तो कहा जाता था कि राजा नंगा है। मैं आज एक सवाल छत्तीसगढ़ से उठा रहा हूं कि अगर हमारे परिवार के किसी मां बहन बेटी के कपड़े उतारे गए तो हमने ये कहा, ये महसूस किया कि वो हमारे लिबास से उतारे गए और इस देश को नंगा कर दिया है उन तस्वीरों ने। इसलिए मणिपुर की घटना पर निंदा करते हुए ये कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार नंगी हो चुकी है, जो अपने नागरिकों की आबरू को न बचा सके। किसी क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाए तो ट्वीट करने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय होता है। कोई यात्रा निकालनी हो, कोई नफरत की बात करनी हो, किसी अपने ही दोस्त के हाथों देश बेच देना हो, या 10-10 लाख का सूट पहनकर विदेश दौरा करना हो, हर बात में प्रधानमंत्री को एक भाषण देते हुए आप मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री को झूठ बोलना हो कि मेरी सरकार बना दो, मैं 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए घर घर पहुंचाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट गांव बनाऊंगा, पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा, गैस सिलेंडर की कीमत आधी कर दूंगा, महंगाई से बहुत हुई मार, अब की बार फलाने की सरकार। झूठ बोलने का इतना समय जिसके पास है, वह प्रधानमंत्री 3 महीने से ज्यादा हो गया मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ से हम उसके लिए लानत भेजते हैं कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। अगर आपको अपने नागरिक के हक अधिकार की लड़ाई के सामने चुप रहना चुना है तो हमने भी अपने प्रधानमंत्री के सामने बगावती होना चुना है, और हम ये बगावत करते रहेंगे क्योंकि यह अपमान हमें महसूस होता है कि जिस रात वो वीडियो वायरल हुई उस रात हमें नींद नहीं आई।
मुझे नहीं पता कि अपने करोड़ों रुपए के महल में, करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर जब वापस पहुंचे होंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री को नींद आई होगी कि नहीं, ये हमें नहीं पता। मगर आपकी चुप्पी बताती है कि ये सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है। मणिपुर की आग आपने लगाई है क्योंकि आप इस देश के आदिवासियों के ऊपर लगातार हमला करना चाहते हैं ताकि उनकी जमीन को किसी और के हाथों बेचा जा सके। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस अगर हम भारत में मना रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में मना रहे हैं, तो इस मंच से उन लड़ने वाले लोगों को भी हमारा एक पैगाम जाना चाहिए, जैसे यहां से पैगाम जाना चाहिए कि बस्तर के जंगल में अगर कोई फेक एनकाउंटर में मारा जा रहा हो, कोई आदिवासी नक्सली बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया हो, या किसी को गोली मार दे इस देश के लोग, तमाम संस्थान, और जब बाद में पता लगे कि जिसको आप नक्सली कह रहे थे वो तो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, लेकिन मार दिया तो मार दिया, उस पर कोई माफी नहीं। आज भी हसदेव के जंगलों से लेकर के जल जंगल जमीन बचाने के लिए अगर आदिवासी लड़ रहे हैं तो एक नागरिक होने का फर्ज यह है कि मैं लड़ते हुए नागरिकों के साथ खड़ा हूं और मैं कहूं कि उन आदिवासियों के संघर्षों में मैं भी शामिल हूं, तभी इस आदिवासी दिवस के मनाए जाने की कोई मतलब होगा। यह अगर अमृत महोत्सव आजादी का है तो किसके लिए है? जिसके सर पर कोई आज भी पेशाब कर देता है? किस चीज का नशा इतना ज्यादा है कि तुम इंसान को पहचान नहीं पाते कि तुम क्या कर रहे हो? और पेशाब करने के बाद क्या हुआ? पेशाब किया ऊंची जाति के व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति का पैर कौन धो रहा है? एक ओबीसी मुख्यमंत्री पैर धोने बैठ गया। अरे अच्छा होता, ओबीसी समाज का यह अपमान क्यों कराते हो? अच्छा होता कि जिसके मन में, जिसके सीने में आज भी सामंती ठसक जाति की है, उसी को कहते कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो, तब जाकर के हम तुम्हें माफ करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इस अपमान को हम भूलेंगे नहीं। यह अपमान है और इसलिए अपमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज के दिन तो इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग बधाई दिए होंगे आपको। आपने हमें पगड़ी पहनाई, और अभी पिछले कार्यक्रम में जहां था वहां लोगों ने बताया कि जब हम किसी के सर पर साफा बांधते हैं अपना, तो यह हमारा सम्मान तो करने का तरीका तो है ही, लेकिन हम अपनी एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर देते हैं कि हमारी लड़ाई में आप भी शामिल होंगे। यानी ये लड़ाई की जिम्मेदारी जो आपने मेरे सर पर बांधी है, उसका तकाजा है कि मैं इस मंच से सच बोलूं, और वो सच ये है कि आपकी और हमारी लड़ाई को बांट करके कमजोर कर दिया गया। इस देश के ओबीसी को लगता ही नहीं कि आदिवासी से उनका कोई रिश्ता है, जबकि मैं जब करीब होकर देखता हूं, और इस मंच पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, सामने भी बैठे होंगे जो ओबीसी समाज से आते हैं। हम भी खेती किसानी करने वाली जातियां, हम भी हाथ से श्रम करने वाली जातियां, हम भी हस्तशिल्प कुटीर उद्योग की जातियां, हम भी पशुपालन की जातियां, हम भी प्रकृति से पैदा करने वाली जातियां, हम भी प्रकृति को पूजने वाली जातियां। और इन आदिवासी लोगों से हमारा रिश्ता अलग कैसे हो गया? क्योंकि जिसको राज करना था उसने हमको बांट दिया, और बांट दिया तो कहा कि 97% अगर राज्य वाले एक हो जाएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? अभी तो गनीमत है, इस समय एक ओबीसी मुख्यमंत्री है, गनीमत है, नहीं तो इसके पहले कौन मुख्यमंत्री था और क्या हुआ इस प्रदेश का? मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता, मगर इशारा आप समझें। जिसकी आबादी 97% है एससी एसटी ओबीसी की, उसका रिजर्वेशन जब 76% बढ़ाया गया तो आज तक आपको रिजर्वेशन मिल गया क्या? एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये जो बढ़ाया गया वो आपको आरक्षण मिल गया क्या? इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी, चलो उन्होंने थोड़ा कदम उठाया, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री जो हैं वो भी कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। कहते हैं ना भाई, पहचानते हैं ना? एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देखिए, बड़े मंच से, वैचारिक मंच से बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, इशारे में बोल रहा हूं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हम और आप खुश हो गए कि वाह, अब आया है कोई भारत मां का 56 इंच वाला, इसको भरपूर वोट दे दो। और जैसे ही आपका वोट लेकर गया, सबसे पहले बेचना क्या शुरू किया?
जिस स्टेशन पर खड़े होकर, जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का झूठ बोला गया था, उसी स्टेशन को सबसे पहले उस प्रधानमंत्री ने बेच दिया और हम आप देख रहे हैं चुपचाप। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बैंक बेच दिया, वित्तीय निगम बेच दिए, खेती किसानी की जमीन बेच दी, आपका खदान बेच दिया, आपकी सड़क बेच दी, आपका रेलवे ट्रैक बेच दिया। उसने झूठ बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया, और जब हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बेच दिया। इतना कुछ बेचा और बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। और आज इस देश में टमाटर 250 रुपए किलो, एलपीजी गैस 1200 रुपए किलो, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर, डीजल 100 रुपए के करीब, सरसों का तेल 200 के ऊपर, और सब कुछ बेचते बेचते उसने एक नारा चला दिया था, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, आप सोचो कि आपका क्या होगा। और इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूं, इस देश ने बहुत खराब प्रधानमंत्री देखे होंगे, बहुत खराब नेता देखे होंगे, मगर इतना झूठा कोई व्यक्ति इस देश की नुमाइंदगी करे, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। अभी चंद दिनों पहले उन्होंने कहा महाराष्ट्र की एक सरकार के लिए कि वो 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, और 2 दिन बाद पता चला उसी को अपनी पार्टी में शामिल करा के गठबंधन करके वहां सरकार में मंत्री बना दिया। अब बताओ ये क्या है भाई? अब वॉशिंग मशीन है, देखिए सब लोग पहचान गए हैं, लेकिन इस वॉशिंग मशीन के वायर को हमें निकालने की जरूरत है, वरना ये वॉशिंग मशीन एक दिन हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य को भी उसी में लपेट कर किसी को बेच देगी और हम चुपचाप तमाशा देखते रह जाएंगे। क्योंकि वो उनके लिए तो बलात्कारी भी उनका नेता है और भ्रष्टाचारी भी उनका है। और कल्पना करिए छत्तीसगढ़ में कितनी जगह आदिवासी समाज के आंदोलन हो रहे होंगे। अब आप अपना और हमारा हिसाब देखिए, हम भी आपकी तरह शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश का ओबीसी समाज कोई बहुत जागरूक हो गया। आज भी इस देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास और पाखंड सबसे पहले कहां घर कर गया है? वो हमारे ही घरों में तो गया है, हमारे ही यहां गया। अचानक आप कल्पना करिए, जो खेती किसानी करते थे, जो लोग हाथ से श्रम करके मेहनत करके खाते कमाते थे, कोई आया, उसने कहा कि अच्छा तुम खेती कार्य करते हो, तुम शूद्र हो गए। अच्छा तुम व्यापार कर रहे हो, तुम वैश्य हो गए। अच्छा तुम शासक हो, तुम क्षत्रिय हो गए। फिर सब लोगों ने मिलकर, और आप तो कहे हम सबको बता रहे हैं कि किसको क्या करना चाहिए, इसलिए हम सबसे ऊपर हो गए। इससे भी पेट नहीं भरा तो उसने और हायरार्की बनाई, तुम गुलाम बन के रहा करो क्योंकि तुम पैर से पैदा हुए हो, तुम थोड़ा ऊपर जंघे से पैदा हुए हो, तुम क्षत्रिय ताकतवर, तुम भुजाओं से पैदा हुए हो। और सबने मिलकर पूछा हुजूर आप? तो उन्होंने कहा हम मुख से पैदा हुए। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है, हमारे यहां ऐसे बंटवारा। भाई ऐसा बंटवारा हमें नहीं चाहिए, हम सब एक जैसे पैदा हुए हैं। हमारा पुरखा कबीर कहता है, एक बूंद एक मलमूत्र एक काम एक गुदा, यानी सब एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाबन कौन सुदा, हम सब बराबर हैं। और छत्तीसगढ़ की धरती पर गुरु घासीदास के वाक्य को याद करिए कि मानव मानव एक समान का पैगाम देने वाले हमारे पुरखे थे, जिनको हम आज याद करते हैं। हम तो मोहब्बत की बात करने आए और तुम बांटने के ऊपर आ गए। ओबीसी को ओबीसी से बांट दिया, ओबीसी में अलग अलग जातियों को बांट दिया। दुनिया में इतनी जातियां कहीं नहीं है भाई जितना आपके यहां हमारे यहां बनी है, और सबको एक एक भगवान दे दिया, सबको एक एक भगवान। और मैं तो ओबीसी समाज के लोगों से कहता हूं, पीला गमछा है, धर्म के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलता हूं क्योंकि अभी वापस निकल के कहीं और किसी कार्यक्रम में भी जाना है। और आजकल का माहौल आप देख ही रहे, आपके यहां तो फिर भी थोड़ी गनीमत है, लेकिन भरोसा ज्यादा है नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, 2-4 बात ऐसी तार्किक बोलकर जाइए, शाम को अगर आपके घर पे बुलडोजर न चल जाए तो कहिएगा। यह है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला देश। जिन कानूनों पर आतंकवादियों को जेल में भेजा जाना था, उन कानूनों पर आज प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जेल में कैद हैं। यह है अमृतकाल का भारत। हमारे और आपके लोग जेलों में बंद हैं, और वो किसके लिए जेल में बंद हैं?
इसलिए क्योंकि हम बटे हुए। तो वो जो खतरा है मेरे भाइयों बहनों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ मंच है, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनको बहुत सारे लोगों को आपने सुना और सारे लोगों को आप सुनेंगे। मगर जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पूरी कौम, मेरे परिवार के सामने एक सबसे बड़ा खतरा आज आ गया है अंधविश्वास और पाखंड का। इसकी वजह से पहले के जमाने में पता होता है, जब लोगों को भूख लगती थी, दूध नहीं मिल रही है, दही नहीं मिल रही है, तो एक आदमी बीच में आता था और कहता था, जजमान यहां अगर चुपचाप सह लोगे तो अगले जन्म में जाओगे तो दूध दही की नदियां बहेंगी। मैं इशारे में कह रहा हूं, किसी जाति पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, समझदार को इशारा। एक बात बताइए, ये किसने कहा? आपकी जमीन कोई दूसरा हड़प रहा था और आप जब हक मांगने गए तो कहा कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, पूर्व जन्म का फल है, तुमको दुख मिल रहा है, हमको सुख मिल रहा है, तो आगे क्या करना होगा? कहा कि बर्दाश्त करो, जब मरोगे अगले जन्म में जाओगे तो वहां तो तुम्हारी कई एकड़ जमीन होगी। अच्छा, महिलाएं यहां इतनी तादाद में बैठी हैं, मैं और ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, फिर भी एक लाइन तो बोल ही दूं। पुरुषों के मरने पर कहा गया कि अगर अच्छा काम करके जब मरोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में क्या मिलेगा? दूध दही की नदियां मिलेंगी और अप्सराएं मिलेंगी। अप्सराएं मतलब समझ गए ना? और महिलाएं मरेंगी तो क्या मिलेंगे वहां पे जाके? अगर मान लीजिए महिलाएं स्वर्ग चली गई, भाई ये कैसा धर्म आपने बना दिया? ऐसा धर्म आपको मुबारक। पति की लंबी उम्र का व्रत किसको करना है? पत्नी को। बेटे की लंबी उम्र का व्रत किसको करना है? मां को। परिवार की सुरक्षा का व्रत किसको करना है? मां को, बहन को। भाई की रक्षा के लिए व्रत किसको करना है? बहन को। सारी महिलाएं जिस धर्म में गुलाम बनाई गई हो, आदिवासी परिवार के बीच आकर मुझे लगता है कि आदिवासी परिवार वह संस्कृति है जहां माताओं बहनों को पुरुषों के बराबर और कहीं कहीं तो उनसे आगे का मौका मिला हुआ है। इसलिए हम अपने ताकतवर कौम, और हमसे बेहतर आप जानते हैं कि आपके यहां बराबरी है। इसलिए मैं आपके बीच में मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर आया हूं। हमें किसी और से लड़ना ही नहीं। मैं जो ये टिप्पणी कर रहा हूं, इसका मकसद ये नहीं कि बाहर निकल के हमें किसी से लड़ना है, नहीं भाई। हमें केवल इतना जान जाना है कि हमारा क्या छीना जा रहा है, हमसे क्या लूटा जा रहा है, और ये लूट क्यों हो रही है? क्योंकि हम आपस में भाई भाई लड़ गए हैं। ओबीसी समाज के लोगों, आपके घर में कोई कथा भागवत, अरे भाई छत्तीसगढ़ में पिछली बार मैं आया था, छत्तीसगढ़ में बाबा आ रहे हैं प्रचार करने। किस पार्टी का? समझ जाइए, जो भारत का संविधान बदल करके एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इशारा समझ गए ना? अरे भाई, तुम बाबा हो तो तुम अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन कोई धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले देश में यह कह दे कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह संविधान विरोधी बात है कि नहीं? बताइए। भारत का संविधान बदलने की बात करना संविधान विरोधी बात है कि नहीं? इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी बात है कि नहीं? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या वो बाबा जेल में है? नहीं भाई। बड़े बड़े मंत्री विधायक आरती की थाली लेकर उसको बुला रहे हैं कि बाबा आओ, हो सकता है इस बार वाला चुनाव आपके चुनाव जीत जाए। कथा भागवत करके चुनाव जीता जा रहा है। हमारे पुरखे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, और उनके बाद जब मैं अपने नायकों की श्रृंखला देखता हूं तो मैं देखता हूं कि उसमें एक नाम है हमारे पुरखे का, जिसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी दिवस मनाने वाले लोगों, घर घर जाना, अपने बच्चों को एक वाक्य पढ़ाना, जैसे बिरसा मुंडा ने कहा था, ये जल जंगल जमीन हमारी है और इस जल जंगल जमीन पर हमारा हक होगा। और इस पर जो दिक्कू आ गए हैं, वो दिक्कू वो थे जो कुछ भारत के लोग घुसपैठ कर रहे थे और कुछ विदेशी आ गए थे। उन दोनों को दिक्कू बना करके गुलाम का आगाज करने वाले हमारे नायक बिरसा मुंडा की मशाल आज जल रही है, मगर हमने अपने हाथ में उस मशाल को पकड़ने से मना कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है। आज वो गुलाम की मशाल हमारा इंतजार कर रही है कि जितना दिक्कू बिरसा मुंडा के समय आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीन रहे थे, उससे ज्यादा दिक्कू तो आज आपकी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं भाई। पेशा कानून क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। भारत आजाद हुआ तो भारत के नागरिकों में एक भरोसा दिया गया था, लो भाई आदिवासी समाज के लोगों 7.5% आबादी है,
तो तुमको 7.5% आरक्षण हम देंगे, 7.5% शिक्षा तुम्हारी होगी, 7.5% रोजगार तुम्हारा होगा, और पीछे जो भारत बनेगा उसमें तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारी होगी, तुम्हारे हिस्से का गांव तुम्हारा होगा, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी होगी, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारी होगी। इसलिए तुम्हें कानून दे दिया गया कि जब तक गांव के समाज की, ग्राम समाज की सहमति नहीं होगी, आपके गांव से न तो कोई एक पत्थर ले जा सकता था, न आपके गांव में कोई एक पत्थर लगा सकता था। बताइए, उस कानून को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना उस कानून को? पेशा कानून को जानते हैं? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बताइए क्या पूरे भारत में पेशा कानून लागू हो गया? क्या लागू नहीं हो रहा? तो कौन रोक रहा है? इसका मतलब कि जो आपके बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहता है वही तो विरोध कर रहा है। पहचान नहीं रहे क्या उसे? अगर पहचान रहे फिर भी चुप हैं तो आपको आपकी गुलामी मुबारक। जैसे हम ओबीसी समाज के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम खेती किसानी वालों को 3 कानून बनाकर खेती बेच दी गई थी, और जब खेत बेची गई तो थोड़े से जगह के किसान खड़े हो गए और कहे कि हम फसलों और नस्लों को नहीं बिकने देंगे। 13 महीने 750 दिन 750 लोग शहीद हो गए, और 56 इंच वाले व्यक्ति को, शेर जो था, उसको झुका दिया और अपना किसानों का कानून वापस करा लिया। एक जगह उम्मीद और उलगुलान की रोशनी जली तो थी। मगर एक बात बताइए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर हूं, और पता है मैं ठेके पर प्रोफेसर हूं। ठेके पर प्रोफेसर का मतलब जानते हैं? आज हैं, कल नहीं होंगे। वैसे तो देखिए, अगर मैं बाबा होता तो मैं प्रवचन ये करता कि ये दुनिया ही नश्वर है, ये दुनिया ही ठेके पर चल रही है। आप आज पैदा हैं, कल मर जाएंगे, आप नौकरी परमानेंट लेकर क्या करेंगे? भाई मान लीजिए मैं बाबा होता तो यही ना बोलता। और मैं बाबा होकर के धीरे धीरे, अगर ऐसा व्यक्ति होता जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता, 35 साल भीख मांगता, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, और जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो कहता कि आपको आपके देश में सोने की चिड़िया बन गया है, दुनिया में डंका बज रहा है, गर्व से कहो कि तुम भारत में पैदा हुए हो। और जब आप एकदम प्रधानमंत्री का भाषण सुन के घर लौटे तो आपका बेटा पूछा, हमारे स्कूल की फीस नहीं भरे हो इस महीने की, वो कौन देगा? घर में माताएं बहनें कहीं कि टमाटर 250 रुपए किलो था, पाव भर ही ले आए होते, पेट्रोल के बिना गाड़ी रुक गई है, सरसों के तेल की बजाय सब्जी में तड़का लगना भूल गया है, और उसके बाद भी आप गर्व में कह रहे थे कि मैं भारतीय हूं, और आपका चूल्हे की आग धीरे धीरे कम होने लगी, आपके बच्चे की शिक्षा बिक गई, और हम और आप किसी झूठ में चुपचाप ताली बजाते रह गए। ये कौन लोग बैठे हैं? वो जानते हैं कि हम और आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए। हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगे, लेकिन अगर मैं ये बात नहीं बोल के जाऊंगा तो मैं कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात गौरव वाली कर दूं, और आप भी खुश हो जाएं, मैं भी खुश हो जाऊं, और मेरे जाने के बाद आप कहें बड़ा बढ़िया बोलता है, लेकिन मेरी बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर यहां से लौटने के बाद आप अगर जागरूक नहीं होंगे। यह जरूरी सवाल है। कोई आ रहा है और अंधविश्वासी बनाकर आपकी संपत्ति लूट ले रहा है, और हम धर्म के नशे में। हमारे गांव में भैंस चुराने आते थे लोग, अंधेरे में जब भैंस चोरी करने आते थे तो भैंस के गले में घंटी होती थी। ये कहानी बहुत गंभीर पैगाम है मेरे इस देश के कमेरा लोगों, आप सब के लिए। और मैं चूंकि आदिवासी मंच पर बोल रहा हूं, मैं पिछले दिनों एक ओबीसी मंच पर था, वहां भी ये बात बोल के आया। मैं दलितों के बीच जाता हूं, वहां भी ये बात बोल के आता हूं। हम सब का दर्द एक है, इसलिए हम सब की दवा भी एक ही है, और हम सब मिल जाएंगे तो बीमारी का इलाज कर लेंगे। बिखरे रहेंगे तो कोई इलाज संभव। एक बार मैं अंगूर खरीदने गया, मैं सोचा कि अपने पिता को खुश कर दूं, मैं कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आया। पिता ने पूछा कि क्यों इतना ऐसा अंगूर ले आए? मैंने कहा ये अंगूर 10 रुपए किलो था। उन्होंने कहा दूसरा कैसा था? मैंने कहा वो गुच्छे में था, लेकिन कीमत कितनी थी? वो 20 रुपए किलो था। मेरे पिता ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, अगर टुकड़े में बिखर गए तो यूं ही औने पौने दाम पर बेचे और खरीदे जाओगे। इस देश में SC, ST, OBC और कमेरा लोग बिखर गए, इसलिए आज सारे मारे जा रहे हैं। कोई थोड़ा ज्यादा मारा जा रहा, कोई कम मारा जा रहा, कोई आज मारा जा रहा, कोई कल मारा जाएगा। किसी आदिवासी के बस्तर में मारे जाने पर मेरे उत्तर प्रदेश के लोग चुप थे। किसी मणिपुर में आग लगाए जाने पर मेरे दक्षिण के लोग चुप थे।
किसी हसदेव के जंगल की लड़ाई को मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं माना। मेरे दिल्ली में जब शिक्षा बेची गई तो मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता ही नहीं चला कि नई शिक्षा नीति आकर के कब शिक्षा को महंगा कर गई। सब चूंकि अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, सब एकजुट होकर के कोई एक लड़ाई लड़े नहीं रहे थे। राष्ट्र होने का मतलब क्या है भाई? राष्ट्र होने का मतलब साझा सुख और साझा दुख। अगर कश्मीर को दर्द हो और कन्याकुमारी को आंसू न बहे, अगर मणिपुर में आग लगे और गुजरात में उसकी हलचल न पैदा हो, अगर बस्तर में कोई आदिवासी मारा जाए तो कोई झारखंड का व्यक्ति रोए ना, अगर दिल्ली में कोई किसान लड़े तो कोई रायपुर का व्यक्ति खड़ा न हो जाए, अगर ये रिश्ता नहीं बना तो माफ करिए, हम सब कुछ हैं मगर आज भी एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। हम बिखरे हुए देश हैं और इसीलिए साहब हम लड़े तो आप चुप रहे, आप लड़े तो हम चुप रहे, इसलिए बारी बारी सारे मारे जा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर पक्षियों जाल में फंसना मत। हम भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये सम्मेलन खत्म होगा हम बाहर जाएंगे, हमारे ही बीच के कुछ लोग यही गाना गाते जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पक्षियों फंसना मत, और खुद भी कब उस जाल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे पाखंड अंधविश्वास। ये आखिरी बात कह के जा रहा हूं, अगर मान लो आपको अपने समाज के लोगों को यह समझाना है कि ये जो समान नागरिक संहिता वाला कानून आ रहा है इसमें डर दिखाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मगर आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच जाकर पता लगाओ, ये यूसीसी यानी समान नागरिक कानून अगर सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ है तो वो इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है। वो उनकी पहचान को हमला करके तोड़ देगा, इसलिए उसका विरोध करना चाहिए। प्रकृति पूजक आप, कुल देवता आपके, प्रकृति को आप जीते हैं, आप पूजते हैं, और बीच में आपके कौन आ रहा है? एक पुजारी, जो हमारे यहां ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा, और वो क्या करता क्या है। कल्पना करिए कि एक व्यक्ति गुजर गए, दादाजी, अभी मैं सुना के आ रहा हूं हेमंत जी, फिर यहां पे सुनाना जरूरी है, दो चार बात और बोल के खत्म करूंगा। एक व्यक्ति गुजर गए दादाजी, पिताजी बड़े आस्तिक थे क्योंकि भाई उनको लगता था कि हम तो उनके वो हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा इनकी आत्मा कहां जाएगी? तो एक व्यक्ति बीच में आया, उसने बोला कि इनकी आत्मा ऊपर कहीं ठहरी हुई है। कहीं मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा गोदान करना होगा, एक गाय दो, उसका दूध पिएंगे पिताजी कुछ दिन ऊपर जाकर के आपके। अच्छा, मुक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ दिया और उसके बाद वो चले गए। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, समझदार को इशारा काफी। जब कुछ दिन बाद वो व्यक्ति फिर वापस आया तो पिताजी बोले हाथ जोड़ करके, मेरे दादाजी की आत्मा कैसी है? तो उन्होंने कहा बहुत ठीक है, गाय का बढ़िया दूध पीते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, उनकी आत्मा को नींद नहीं आती क्योंकि चारपाई नहीं है। पिताजी ने कहा चल लीजिए नई चारपाई, उन्होंने भेंट कर दी। कहा ये जाती कैसे है? उन्होंने कहा हम है ना उसके अवतार धरती पर, आप जो हमको देंगे वो सीधे किसको मिलेगा? दादाजी को मिलेगा। तो वो सारा कुछ लेके चले गए। तीसरी बार जब आए तो उन्होंने कहा कि दादाजी कैसे? तो कहा कि सब कुछ ठीक है, अगर उनको साइकिल मिल जाती तो थोड़ा रायपुर घूमने में आसानी हो जाती, पैदल जाते हैं। उन्होंने कहा कैसे मिलेगी साइकिल? कहे हम है ना उनके अवतार धरती पर। सब कुछ हो गया। अगली बार फिर आए, पिताजी आए और पूछे कि दादाजी कैसे हैं? तो जैसे ही वो व्यक्ति बोला कि बहुत मजे में है, गाय का दूध पूरा पीते हैं सुबह शाम, और चारपाई पर अच्छी नींद आती है, हर दोपहर बूढ़ा बाबा तालाब पर जाते हैं रात को घूमने साइकिल से, और बहुत खुश हैं। तब तक एक बेटा उनका, जो ऐसे ही किसी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में अपने पुरखों को जान गया था, वो जाकर खड़ा होकर बोला बाबूजी ये आदमी झूठ बोल रहा है, जितना साइकिल गाय और चारपाई भेजी थी वो उनको मिली नहीं। वो आदमी खड़ा होकर नाराज हुआ, कहा तुमको कैसे पता कि उनको कुछ नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि दादाजी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है कि बेटा जितना भी कुछ भेज रहे हो मुझ तक पहुंच ही नहीं रहा है। वो आदमी नाराज होकर खड़ा हुआ, कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई? वो लड़का खड़ा होकर बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। जैसे ही तर्क आएगा पाखंड खत्म हो जाएगा कि नहीं? अंधविश्वास खत्म हो जाएगा कि नहीं?
और तर्क लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। अगर आपके बेटा बेटी शिक्षित होंगे तो आपको कोई मानसिक गुलाम नहीं बना पाएगा। यह मेरा पैगाम आपके सामने है। और आपके बच्चों को किस्मत ढोंग ढकोसले के नाम पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम रोज यही किया जा रहा है। अरे भाई, आपका स्कूल बर्बाद हो गया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचेंगे तब आपको पता चलेगा आपके बच्चों को कि पेशा कानून क्या है, यूसीसी क्या है, वन संरक्षण अधिनियम क्या है, आदिवासियों की जमीन छीनने का कानून क्या है और कैसे हमारे आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही। विकास के नाम पर विनाश। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमें लूट करके किसी और की तिजोरी को आबाद करता। इसलिए मेरे आदिवासी परिवार के, ओबीसी परिवार के, मेरे कमेरा परिवार के भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपसे पहली गुजारिश करने आया हूं, अपने घर में एक रोटी कम बने कम खा लीजिएगा, एक कपड़ा कम हो कम पहन लीजिएगा, 1 रुपया कम खर्च करना हो कम खर्च कर दीजिएगा, किसी भी धार्मिक काम में 1 रुपया मत खर्च करिए। ये सारा पैसा बचाकर अपने घर के बेटा बेटी को शिक्षा दिलाइए। अपने आप आपकी आधी लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर शिक्षा नहीं दिए तो आपकी पीढ़ियां मानसिक गुलाम पैदा होंगे। और दूसरी मेरी गुजारिश है, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, किसी धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई शिक्षा की है, कलम किताब की है, हमारी जल जंगल जमीन और हक हुकूक हिस्सेदारी की है। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। कोई भी हमारे यहां जादू दिखाने आता था, मेरे पिताजी पहले से ही थोड़ा खुराफाती थे, थोड़ा समझ गए थे ये सारी बातें, तो वो मिट्टी उठाता था और ऐसे मंत्र फूंक करके उसका पैसा बना देता था। और जब जाने लगा तो सबसे कहा 10-10 रुपया दीजिए, मैंने आपको जादू दिखाया। मेरे पिताजी ने उसका हाथ पकड़ के कहा कि जब तुझे मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती ही है तो तू खुद मिट्टी से पैसा क्यों नहीं बना लेता? तू भीख मांग कर हमारे ऊपर क्यों गुजारा कर रहा है? कुछ पैसा बना ले, हमको भी दे और अपना भी घर चलाए। जादूगर झोला उठाकर भाग गया। जिस दिन इस देश के उस बड़े वाले जादूगर को यह पता चलेगा कि उसके ढोंग ढकोसले को इस देश की जनता पहचान गई है, वो झोला लेकर भाग जाएगा और आपका देश खुशहाल हो जाएगा। मेरा पैगाम इशारे में ही समझिएगा। आपके धोखे आपके ऊपर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोरोना जब आया तो उसी जादूगर ने कहा ना भाई, थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिवाली मनाओ। और वो जैसे गांव में, आप गांव के लोगों जानो, गांव में देखा जाता है कि तालाब में कितनी लहर है तो पत्थर फेंका जाता है। वो टेस्ट कर रहा था, वो जादूगर टेस्ट कर रहा था, जरा देखें ये ताली बजाकर कोरोना भगाते हैं कि नहीं, कितने % अभी भी मूर्ख इस देश में हैं। उसने कहा ये मूर्खों की आबादी तो 90% से ज्यादा है। उसने दिवाली मनाने को, दीप जलाने को कहा, लोगों ने घर ही फूंक दिया बहुत जगह, वीडियो आपने देखी हो तो। तब उसे लगा कि ऐसे देश में तो हम अभी और 10-20 साल राज करें तो कोई आश्चर्य नहीं। तब इनको धर्म के नाम पर लड़ाओ, तब इनको मंदिर के नाम पर लड़ाओ। ये अपने घर के चूल्हे की चिंता नहीं करते, जाकर के धर्म बचाने जाते हैं। और जितना धर्म बचाने वाले लोग हैं ना, उनके बेटा बेटी विदेश में अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। और आपके घर का बेटा बेटी किस स्कूल में पढ़ता है जरा बताइए? स्कूल की फीस कितना महंगी हो गई, मुझसे पूछिए। अगर आपको IIT IIM में पढ़ने जाना है ना, अपने बच्चे को पढ़ाने जाना है, तो करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा। एक बात बताइए, गरीब घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या यह तय नहीं हो गया कि वो जीवन में वहां तक नहीं जा सकता? देश बट गया है साहब। थोड़े से लोगों के पास सब कुछ है और बहुत ज्यादा लोगों के पास कुछ भी नहीं। वो जादूगर ने आपके सामने एक शिगुफा छोड़ा। कुछ दिन पहले उसने कहा लो हम एक दलित को राष्ट्रपति बना देते हैं। दलित को राष्ट्रपति बनाया। राजस्थान के मंदिर में जब वो राष्ट्रपति महोदय गए, मंदिर में घुसने से रोक दिया। संविधान से ऊपर कोई हो सकता है क्या इस देश में? कोई किताब इतनी बड़ी होगी क्या वो संविधान से ऊपर हो? और संविधान कहता है कि इस देश का सबसे पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को अगर मंदिर में नहीं जाने दिया तो बताओ राष्ट्रपति हिंदू थे कि नहीं? और अगर राष्ट्रपति हिंदू नहीं, एक दलित थे, तो माफ करो, तुम्हारे हिंदू की पहचान में इस देश के SC ST OBC नहीं है, इसलिए हमें झूठा हिंदू बनाना बंद कर दो। और दूसरा वाकया अभी का है, वर्तमान में पहली बार इस देश में कोई महिला आदिवासी इस देश की महामहिम है, राष्ट्रपति बनी है। हम सम्मान करते हैं उनका,
वो हमारे परिवार की अग्रजा हैं। मगर एक बात बताओ, दिल्ली के मंदिर का नाम गूगल करके सर्च कर लेना, एक वहां पर ऐसे बाउंड्री लगी हुई थी, जब राष्ट्रपति बनने के बाद आदरणीय गई और उस मंदिर में घुसने के पहले ही वो बाउंड्री के बाहर से ही उनको पूजा करा ली। और दूसरा एक मंत्री जो अपर कास्ट का था, जब वो गया तो उसको गर्भगृह तक दर्शन कराया। बताओ, इस देश के राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या? और अगर राष्ट्रपति को तुम हिंदू नहीं मानते और उनके जाने से तुम्हारा मंदिर अपवित्र हो गया, तो आए मेरे कमेरा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूं, ऐसे मंदिर में जाना बंद कर दो, केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाओ, वहीं से मुक्ति मिलेगी और वहीं से तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा। और अगर कोई भगवान खुदा होता तो ऐसे जालिमों के सामने खड़ा हो जाता और कहता कि तुम इंसान इंसान में फर्क क्यों कर रहे हो? मगर वो नहीं है। मणिपुर जलता हुआ जो खामोश देखे, मध्य प्रदेश के अपने बच्चे के ऊपर पेशाब करता हुआ चुपचाप देखे, बस्तर के जंगलों में फर्जी इनकाउंटर में मारे गए आदिवासियों को जो चुपचाप देखे, मुझे ऐसे किसी भी परम शक्ति पर भरोसा नहीं। मुझे इस मुल्क के 90% कमेरा आवाम पर भरोसा है। 3 करोड़ आबादी के 1 करोड़ आदिवासी परिवार के लोगों, अरे मैं एक बात कह रहा हूं, बाकी सब छोड़ो, आपका आपके राज पर राज होना चाहिए कि नहीं? आपके चुने हुए पता चल रहा है कि 32 विधायक सदन में बैठे हुए हैं। पूरे प्रदेश में 32 विधायक हैं जो आपकी सीट पर चुन करके गए हैं। मैं राजनीतिक बात कोई नहीं करूंगा क्योंकि वैचारिक मंच है, अलग अलग विचार के लोग होंगे, लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरा वोट लेकर अगर कोई नेता सदन में जाकर मेरे खिलाफ काम करे तो क्या उसे मैं अपना नेता मानूंगा क्या? ऐसे व्यक्ति को पहचानिए जो आपके वोटों का सौदा कर देता है और कुछ दिन बाद 5 किलो अनाज और 500 रुपया बांट देगा और दारू बांट देगा और तमाम चीजें बांट कर कहेगा कि अब की बार फलाने की सरकार, उसका गिरेबान पकड़ के कहिएगा, देश लूटने और संविधान बदलने वालों की सरकार तो 2024 में हम नहीं बनने देंगे। यह सीधा सा एक अपील है मेरी आप, क्योंकि वोट वो चीज है जो तय करती है कि पेशा कानून लागू होगा कि नहीं लागू होगा। बताइए कौन तय करता है कि पेशा कानून लागू होगा कि नहीं? आरक्षण सबको मिलेगा ये कौन तय करता है? वोट तय करता है ना। इस देश में मणिपुर में आग लगे कि शांति हो, ये कौन तय कर रहा है? वोट तय कर रहा है। इस देश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन उनके पास रहे कि छीन ली जाए, ये कौन तय करता है? वोट तय करता है। और हम आप अपने बच्चों को कहते हैं राजनीति से दूर रहो। सिलेबस में पढ़ाने के लिए सिलेबस कौन बनाता है? नेता। अब देश चलाने का काम कौन करता है? नेता। और जितने अच्छे लोग होते हैं वो राजनीति से दूर होते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर होंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। और आज आपका प्रदेश हो रहा होगा, हमारा वाला भी हो रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, मुझसे मेरा दर्द मत पूछिए कि हमने किसको वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। मैं और कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उसी से होकर मुझे जाना होता है। वहां तो पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर आप धर्म की कोई यात्रा निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फूल बरसा रहे हैं, अगर आप शिक्षा मांगेंगे तो लाठी बरसा रहे हैं। आपको चुनना है कि आप फूल चुनोगे या लाठी। मैं शिक्षा के लिए लाठी खाने को तैयार हूं, मुझे उनका फूल नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां मुझसे जब पूछेंगी कि शिक्षा बेची जा रही थी, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा था, वन रक्षण अधिनियम बदल दिया जा रहा था, मणिपुर में आग लगी थी, तो तुम क्या कर रहे थे? मैं कहूंगा कि मैं बिना जेल जाने से डरे, बिना केस मुकदमे से डरे अपने लोगों को एक गुजारिश कर रहा था, हे मेरे कमेरा लोगों, आज से ही चलो एकजुट हो जाएं। हम सब का दर्द एक है तो हम सब की दवा एक है। इसलिए ये बोल रहा हूं ताकि कल को जब मेरी पीढ़ी मुझसे पूछे कि उस समय तुमने क्या किया, तब मैं कहूंगा कि मेरी वीडियो देख लेना, मैंने उस समय के बड़े शेर तानाशाह 56 इंच के प्रधानमंत्री से डरे बिना उसके खिलाफ बोला, क्योंकि वो गलत था और मैं सही था। इसलिए मैंने कहा शिक्षा रोजगार बचाओ तभी देश बचेगा। इसलिए अब ज्यादा समय न लेकर के मैं आपके बीच में आया। आपने हमारे सर पर एक ताज पहनाया है। हमें नहीं पता कि हम इसके लायक भी हैं कि नहीं। हम जिस मंच पर बोल रहे हैं और जिन लोगों के सामने बोल रहे हैं, मैं एक बात महसूस करता हूं कि हमारे लोगों की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उम्र तो संघर्षों में खपा दिए लोग बैठे होते हैं। और सामने जब ऐसे लोग सम्मान देते हैं तो हमें यह लगता है कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिम्मेदारी इस बात की है
कि हम जब यहां से दिल्ली लौट कर जाएं, किसी विश्वविद्यालय में खड़े हो, तो बस्तर बकसवा के जंगलों में खड़ा हुआ व्यक्ति जब हमसे हमारी तरफ देखे तो उसे लगे कि दिल्ली में बैठा उसका अपना आदमी उसके दर्द में शामिल है। इसलिए मैं मणिपुर हिंसा के खिलाफ, पेशा कानून लागू करने के विरोधियों के खिलाफ, वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ, जल जंगल जमीन छीनने वालों के खिलाफ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद करने वालों के खिलाफ, महंगाई लाने वालों के खिलाफ, बेरोजगारी लाने वालों के खिलाफ, हमारी खनिज संसाधन को अपने दोस्तों के हाथों बेच देने के खिलाफ, हमारी सरकारी जमीन और सरकारी हिस्सेदारी को लोगों के लुटा देने के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और एक नारा था ना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन, और एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। और मैं तो आज कह के जा रहा हूं भाई, ओबीसी समाज के लोगों, मेरा एक गुजारिश करना, 100 साल पीछे का अपना परिवार जब देखोगे ना तो आपको महसूस होगा कि जो आपकी संस्कृति थी वो आदिवासी संस्कृति ही तो थी, और हम और आप एक ही थे, और इसलिए आज एक ही हैं। बस हाथ के काम बदल गए, इसलिए हमारी पहचान बदल गई। हम भी हाथ से श्रम करने वाले, आप भी हाथ से श्रम करने वाले, हम भी प्रकृति को पूजने वाले, आप भी प्रकृति को पूजने वाले, हम भी आडंबर ढोंग ढकोसला किनारे करने वाले, और आप भी उसको किनारे करने वाले। बीच में किसी घुसपैठिए को मत आने दीजिएगा, अपनी पहचान से खिलवाड़ मत होने दीजिएगा। मेरी गुजारिश, मणिपुर की बहनें हमारा इंतजार कर रही होंगी कि हमारे लोग जो आज उनके कपड़े उतारे गए, हम तो कपड़े पहने हुए हैं और हमको पता है कि वहां गलत हो रहा है, फिर भी हम उत्सव मना रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला और जानकर खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज ने इस बार के 9 अगस्त को उत्सव की तरह नहीं, आक्रोश की तरह मनाने का फैसला किया है। और इस आक्रोश में मैं भी शामिल हूं और मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाता हूं। हमारा आक्रोश रुकना नहीं चाहिए, हमारा आक्रोश तब तक कायम रहे जब तक संविधान को बदलने की बात करने वालों को हम सत्ता बदल करके बेदखल न कर दे, तब तक इस आक्रोश को झुकने मत दीजिएगा। भारत का संविधान बचा रहेगा। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जी और तमाम पुरखों की विरासत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत हमें मिली है। तो जिस सीढ़ी से हम चलकर आए वो तोड़ी जाएगी, तो दर्द होना चाहिए। अगर दर्द नहीं है तो हम उस गुनाह में शामिल हैं। चुपचाप कोई तमाशा नहीं देखा जा सकता। इसलिए मुझे बिरसा मुंडा के हाथ की उलगुलान वाली मशाल दिखाई दे रही है, मुझे जयपाल सिंह मुंडा की संविधान सभा में दी गई वो स्पीच दिखाई दे रही है, मुझे सीधू कानू कहीं से पुकारते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तिलका मांझी टंटिया मामा कहीं दिख रहे हैं, मुझे वीर नारायण सिंह जी कहीं पुकारते हुए दिख रहे हैं कि ऐ मेरे लोगों, कब तक खामोश होकर चुपचाप देखोगे? तुम्हारा संविधान बदलने की बात हो रही है, तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, तुम्हारा सब कुछ छीना जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है, कब तक चुप बैठोगे? मैं अपने पुरखों से आंख में आंख मिलाकर आने वाले कल में कह दूंगा कि मैं उस समय चुप नहीं था, मैं आक्रोश रैली में शामिल था। जय भीम, जय मंडल, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जोरदार तालियों के गवाह से स्वागत। ऐसे एक विचार उद्धव का